आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट की खास पेशकश आपका डॉक्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। कोरोना काल और सर्दी में बढ़ते बैक्टीरियल इन्फेक्शन से नाक, कान और गले का बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये ऐसी बीमारी है जिससे आज के समय में हर कोई दो चार हो रहा है। नाक और गला शरीर के एंट्री पॉइंट्स हैं। वायरल इन्फेक्शन में गले में दर्द, खाना खाने में परेशानी, जुकाम या वायरल फीवर की समस्या हो जाती है। अगर ये समस्या आपको काफी दिनों से हो रही है तो ऐसी स्थिति में आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समस्या का कारण प्रदूषण भी माना गया है और खराब लाइफस्टाइल के चलते भी लोगों को ये समस्या होती है। तंबाकू, पान मसाला, धूम्रपान और अल्कोहल जैसे चीजें जो हैं वो गले के कैंसर का कारण बन सकती हैं। पान मसाला खाने से तो म्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी हो जाती है जिससे इंसान का मुंह खुलना भी बंद हो जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है और सर्जिकल ट्रीटमेंट से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो किस तरह से नाक, कान, गले की समस्या से बचा जाए और क्या होना चाहिए इसका सही इलाज, इन सब बातों के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बना रही है और जन जन तक पहुंचा रही है अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, आइए इस पर हम नजर डाल लेते हैं। तो इलाज के साथ मुफ्त दवा मिल रही है। मनोहर सरकार प्रयास असरदार, जागरूकता मुहिम का असर पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई है। सीएससी और पीएससी केंद्रों पर सरकार ने सुविधा को बढ़ा दिया है। मरीजों को तमाम सभी सुविधाएं मिल रही हैं। इलाज के साथ मुफ्त दवा भी मिल रही है। जागरूकता मुहिम का असर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सीएससी और पीएससी अस्पतालों में भी और ज्यादा सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है। टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर्स जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना बनाई गई है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर सारिका वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एएनटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच जी। तो डॉक्टर सारिका जी, हम बात करें कि किस तरह से नाक, कान और गले की समस्या जो है आजकल कॉमन हो गई है। कोरोना काल चल रहा है, सबसे ज्यादा कोरोना का असर भी हम देखते हैं कि ईएनटी पर ही पड़ता है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप मशवरा देंगे यदि कोई भी व्यक्ति ईएनटी प्रॉब्लम से फेस कर रहा है ईएनटी प्रॉब्लम्स को, तो सबसे पहले क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, कोविड के टाइम में आजकल जो ये तीसरी लहर ओमिक्रॉन वाली आई है, इसके सारे सिम्टम्स जो हैं ईएनटी से रिलेटेड हैं। गले में दर्द होना, गले में खराश होना, नाक बंद होना और खांसी होना। तो ज्यादातर लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं और मोस्टली पेशेंट जो हैं माइल्ड मेडिसिन से ही ठीक हो जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली डेल्टा वेव की तरह इसमें छाती में इतना कंजेशन नहीं आ रहा है। कुछ लोग को आ रहा है बट वो परसेंटेज बहुत कम है। ज्यादातर लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। 5 से 7 दिन में वो घर पे रहकर ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन बॉडी एक्स बहुत ज्यादा है। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर से टेलीफोन कंसल्टेशन करिए और जैसे ही आपके गले में थोड़ी भी दर्द होती है, बुखार होता है, तो आप घर में अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। ये मत वेट करिए कि जी मेरा जब टेस्ट पॉजिटिव आएगा 2 दिन में, उसके बाद ही मैं आइसोलेट होंगी। जैसे ही आपको सिम्टम्स होते हैं तुरंत अपने आप को कमरे में आइसोलेट कर लीजिए ताकि बाकी फैमिली मेंबर्स को ना हो। और इस बीमारी को बहुत लाइटली मत लीजिए। जब बॉडी एक्स, जितने मेरे को पेशेंट बता रहे हैं, फैमिली मेंबर्स भी जिन जिनको हुआ है, बहुत सिवियर बॉडी एक्स होते हैं। और एक बीमारी है लॉन्ग कोविड, जो हमें अब नहीं पता ओमिक्रॉन के बाद कितनी होगी, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के बाद और जो पहले वेरिएंट के बाद अल्फा वेरिएंट जो हमारा वुहान से आया था,
जी। आज तक पेशेंट्स को लॉन्ग कोविड की बीमारी हो रखी है। हम्म। तो ये मत कहिए कि भाई हम चलते रहेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, क्योंकि इससे जो कई बार घातक भी हो सकती है। जी बिल्कुल, लगातार अपने दर्शकों के लिए हम टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ईएनटी की किसी भी समस्या से आप दो चार हो रहे हैं तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार डॉक्टर सारिका वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनिया जी ने हमें कॉल किया है झज्जर से। सोनिया, स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। हाँ जी मैम, मेरा ये सवाल है कि मैं जब भी रात को सोती हूँ तो गला बिल्कुल चोक हो जाता है और नाक भी बंद हो जाता है। तो मतलब ये ना काफी दिनों से समस्या है। तो एग्जैक्टली इसके लिए क्या करना चाहिए? गुनगुना पानी भी पीती हूँ मैं, लेकिन आपको खर्राटे भी आते हैं? नहीं नहीं। किसी और ने बताया है आपको, फैमिली मेंबर ने, कि खर्राटे आते हैं नहीं आते? क्योंकि खुद पता नहीं लगता है। नहीं नहीं, फैमिली मेंबर ने भी नहीं बताया, नहीं आते हैं। अगर आपका चोक हो रहा है गला और नाक बंद है तो इसका मतलब है कि बेसिकली आप रात को मुंह खोल के सांस ले रही हैं, उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। वी आर ऑल ऑब्लिगेट नोज ब्रीदर्स, मतलब हमारा नॉर्मल टेंडेंसी ये रहती है कि मुंह बंद रहे और नाक से हम सांस लें। अगर नाक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, चाहे वो एलर्जी की वजह से हो, चाहे वो नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से हो, नाक में पॉलिप्स हो, और कोई वजह से अगर नाक बंद हो जाती है तो रात के समय जाने अनजाने में आपका मुंह खुला रह जाता है, मुंह से सांस लेना आसान होता है, जिसकी वजह से आपको सुबह उठ के गला सूखा हुआ लगता है, ड्राइनेस रहती है और नाक बंद हो जाती है। आप ईएनटी डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपके नाक के अंदर देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो नेजल एंडोस्कोपी करेंगे और देख लेंगे कि कोई और दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई ट्रीटेबल दिक्कत हो, जैसे नोज ब्लॉकेज, अगर एलर्जी की वजह से हो, तो टैबलेट और नेजल स्प्रे से काफी फर्क पड़ जाता है। अगर नाक की हड्डी बहुत ज्यादा टेढ़ी है तो हो सकता है कि सेप्टोप्लास्टी सर्जरी करके आपकी नाक की जो एयर स्पेस है खुल जाएगी और आपकी ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। साथ ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल में एक्टिविटी जरूर लाएं। 45 मिनट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज रोज करिए। ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, बैडमिंटन, कोई भी आप ऐसी गेम पकड़ लीजिए जो आप कर सकती हैं, क्योंकि जब आपके लंग्स में जब अच्छे से एक्टिविटी होगी और सांस लंग्स खुलेंगे तो भी आपके एयरवे में बहुत अच्छा फायदा होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, लगातार हम बात करें एलर्जी और कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कुछ लोगों को कहते हैं कि सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल सेम ही है। जैसे किसी ने चेक करवाया, किसी को कोरोना पॉजिटिव हो गया और किसी के लिए सिर्फ एलर्जिक हो गया। तो उसमें मैं आपसे डिफरेंस जानना चाहूँगी कि यदि कोविड पॉजिटिव नहीं निकलते हैं और उसके बाद भी हम सेम सिचुएशन में हैं, सेम तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो फिर किस तरह से अपना इलाज करना चाहिए और कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि कोई भी पेशेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव ना हो जाए? देखिए, 3 चीजें जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसमें 3 ऑप्शंस हो सकती हैं। एक है कि पेशेंट को कोविड है, दूसरा है कि पेशेंट को कोई और वायरल इन्फेक्शन है जो नॉन कोविड है, जिसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, और तीसरा है कि अगर पेशेंट को एलर्जी है। अगर पेशेंट को एलर्जी है तो उनको पेशेंट को यूजुअली छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, नाक बंद हो जाता है, नाक में खारिश होती है। ये 4 लक्षण एलर्जी के हैं। साथ में कई पेशेंट्स को आंखों में खारिश, आंखों में लालिमा, आंखों में पानी भी निकल सकता है। ये टिपिकली एलर्जी के लक्षण है। एलर्जी के लक्षण 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि पूरा 12 महीने कभी भी हो जाते हैं और अक्सर सुबह हुआ करते हैं, और एक है जब इंटरमिटेंट एलर्जिक राइनाइटिस या सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है, जो मौसम बदलने पे होता है, जैसे हर फरवरी मार्च में हो गए या सितंबर अक्टूबर में हो गए। अक्सर एलर्जी के पेशेंट्स को पहले से पता होता है कि ये कई सालों की बीमारी है। इमीडिएट 2-4 दिन की एलर्जी नहीं होती है अक्सर, बट अक्यूट एलर्जिक राइनाइटिस पॉसिबल है। ट्रीटमेंट यही रहता है कि आप पेशेंट डॉक्टर को दिखाएं, एंटी एलर्जिक और नेजल स्प्रे। एलर्जी में फीवर नहीं होता है, गले में दर्द नहीं होती है, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। एलर्जी में ज्यादातर आपके पास छींके या नाक बंद रहता है, लेकिन गले में दर्द, बुखार, बॉडी एक ये नहीं होते हैं। ये टिपिकली वायरल इन्फेक्शन के लक्षण है। अगर आपको बॉडी एक और फीवर और हेडेक ये सब चीजें ज्यादा हो रही है तो इट्स मोस्ट लाइकली टू बी इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट तो डॉक्टर आपको देख के ही बताएंगे या टेलीफोन पे इलाज करेंगे। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है। और रिक्वेस्ट करूंगी सभी से जो आज सुन रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेट ना करें। पिछले साल जब कोविड सेकेंड वेव हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने सेल्फ मेडिकेट किया, गलत तरीके से दवाइयां ली, डॉक्टर से जबरदस्ती बोल बोल के इंजेक्शन करवाए,
जिसका नुकसान आपके पेशेंट को बाद में भुगतना पड़ा ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से। बिल्कुल। तो इस समय रिक्वायरमेंट यही है कि आप पैरासीटामोल लें, अगर नेजल कंजेशन है तो डीकंजेस्टेंट लें, टैबलेट और स्प्रे दोनों अवेलेबल हैं, और सेल्फ मेडिकेट ना करें, जितना हो सके अपने फैमिली डॉक्टर के संपर्क में रहें ताकि आपका ट्रीटमेंट भी सही हो, जल्दी आप ठीक भी हों और कोई भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट ना हो आपको। जी, बहादुरगढ़ से ऋषिकांत जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका ऋषिकांत जी, अपना सवाल बताइए। हाँ जी मैम, मुझे गले में खराश बहुत ज्यादा रहता है जी, अधिकतर। तो डॉक्टर सारिका नाक से रेशा गले में गिरता रहता है? क्या बोले मैम? नाक से रेशा गिरता रहता है? नो नो नो, सिर्फ गले में खराश मतलब अधिकतर रहते हैं। गर्म पानी पीता हूँ फिर भी मतलब ये समस्या बहुत पहले से है मतलब मुझे। या लॉट ऑफ टाइम की जो गले में खराश है वो दो वजह से हो सकती है, या तो एलर्जिक हो सकता है कि रेशा गले से चुपके से गिरता रहता हो जिसको पोस्टनेसल डिस्चार्ज बोलते हैं, और दूसरा रीजन है कि आपको साइलेंट रिफ्लक्स है, पेट का तेजाब जो है गले में आता रहता है जिसकी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन रहती है, करने का मन करता है, तो उसको हॉकिंग बोलते हैं। तो अगर डॉक्टर से मिलके आप एंटासिड की गोली सुबह खाली पेट देंगे आपको और एंटी एलर्जिक रात में लेंगे, 1 महीने के लिए करके देखिए आपको कितना इम्प्रूवमेंट रहता है, और अगर इसी से सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डेफिनेटली ईएनटी कंसल्ट करेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। तो डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि किस तरह से आपने बताया कि एलर्जिक जो है ये बहुत ज़्यादा रहता है, और सीजनल जो है ये देखते हैं कि लोगों में सीजनल प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। जैसे ही मौसम में बदलाव आता है तो ईएनटी पेशेंट्स की जो तादाद है वो एकदम से बढ़ जाती है। तो सीजनल इस तरह से क्यों रहता है कि एलर्जिक जो है ज़्यादा हम प्रोन टू एलर्जिक हो जाते हैं जब मौसम में बदलाव होता है? तो देखिए, सीजनल एलर्जी और पर्सिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस ये ऐसे क्लासिफाई किए जाते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स साल में 4 हफ्ते से कम है तो उसको सीजनल या इंटरमिटेंट एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, और 4 हफ्ते से ज्यादा है तो उसको पर्सिस्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ठीक है। जब मौसम बदलता है फरवरी, मार्च और सितंबर, अक्टूबर में, तो कुछ पौधों के पोलन निकलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल वो हवा में निकलते हैं। पोलन वो नॉर्मल होता है, और पोलन जब, ये जरूरी नहीं है कि आपके घर के आसपास हो, कई किलोमीटर दूर भी पोलन अगर वातावरण में है तो आपके नाक में आके उसको आपको एयरवे को छेड़ सकता है। सीजनल एलर्जिक पेशेंट को अब पता होता है कि ये मौसम में मैं बीमार होऊंगा या होंगी, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जब सीजन ट्रिगर चालू होने से पहले ही आप दवाई शुरू कर दीजिए, टैबलेट और नेजल स्प्रे, ताकि आपके सिम्टम्स इतने ज्यादा एग्रेवेट ना हो। साल में अगर 4 हफ्ते फरवरी में और 4 हफ्ते सितंबर या अक्टूबर में ले लें और आपका जो बैड पीरियड है निकल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता है या आपको लगता है कि उससे ज्यादा भी दिक्कत रहती है तो फिर हम लोग एक एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं किस चीज से एलर्जी है, और अगर कोई एलर्जी पकड़ में आती है तो उसका वैक्सीनेशन हो जाता है ताकि एलर्जी जड़ से खत्म हो जाए। जी, सिकंदरपुर से कॉलर जुड़ गए हमारे पास। जी बताइए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? मेरा जी स्किन पर खुजली रहती है जी, चेहरे पर। कितने सालों से दिक्कत है? ये मेरा जी 2-3 साल तो होती है, जैसा मौसम बदलता है, कहते गर्मी होती है तब होती है, या मैं तो तीखा खा लेती तब खुजली हो जाती है। जी, तो स्किन एलर्जी है, उसको अर्टिकेरिया कहते हैं। एक वो 2 टाइप से हो जाती है, या तो थोड़े छोटे छोटे रैशेस निकलते हैं खारिश के साथ, या बड़े बड़े मोटे चपके निकलते हैं जिसको हाइव्स कहते हैं। कई बार स्किन में किसी किसी को लिप में स्वेलिंग या आंख में स्वेलिंग भी हो जाती है जिसको एंजियोएडिमा कहते हैं। तो एलर्जी जो स्किन की है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ट्रीट करने में, लेकिन इसका मेन स्टे जो है एंटी एलर्जिक रहता है। कई डॉक्टर ओरल स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन ओरल स्टेरॉइड्स मैं डॉक्टर पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना लिए जाएं, क्योंकि ये आपको खतरनाक हो सकते हैं। स्टेरॉइड जो है 2 धारी तलवार होते हैं, एक तरफ वो लाइफ सेविंग होते हैं जब सही समय पर और सही डोज में दिया जाए, लेकिन अगर आप एक्सेसिवली अपने आप से यूज करती रहें तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप एक स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें। अगर वो स्किन डॉक्टर कहते हैं कि एलर्जी है तो हम एक एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं और जानने की कोशिश कर सकते हैं। अक्सर स्किन एलर्जी जो है फूड से रिलेटेड होती हैं, तो अगर एलर्जी टेस्ट में कोई फूड से निकलता है वो अवॉइड करके आप ठीक हो जाएं तो वो आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। जी, कैथल से राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए।
हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्ते। नमस्कार जी। एक्चुअली मेरा सवाल ये है मैम कि मेरे को ना स्मेल नहीं आती, मुझे क्या करना चाहिए मैम? ये लगभग 3-4 महीने हो गए जी। 3-4 महीने पहले कोई चोट लगा था आपको? हाँ जी। चोट लगा था सर में? नहीं, चोट वगैरह नहीं लगा था मैम। कोविड स्मेल नहीं हुआ आती, था? कभी कभी आ जाती है मैम। कभी कभी जैसे बुखार होता है या जुकाम होता है, उसके बाद कुछ दिन तक आती है, फिर वैसे ही चली जाती है जी। कोविड हुआ था आपको? नहीं, कोविड भी नहीं हुआ था जी। तो फिर हो सकता है कि आपके नाक में मांस बढ़ी हो, जिसको नेजल पॉलिप्स कहते हैं। एक बार आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए, वो दूरबीन से नाक के अंदर देखेंगे, नाक के अंदर एंडोस्कोपी करके हो सकता है कि जो आपके स्मेल वाला एरिया है वहां पर कोई पॉलिप या मांस बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपका हवा जो है स्मेल ग्लैंड तक नहीं पहुंच रही है। तो डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और एंडोस्कोपी के बाद डॉक्टर साहब आपका सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई मास ऐसा जो नहीं दिख रहा वो भी उसको आइडेंटिफाई कर सके। स्मेल अगर इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होगी तो स्मेल ऑपरेशन के बाद वापस आ जाएगी, लेकिन अगर अननोन कॉजेज की वजह से है तो हो सकता है कि स्मेल वापस ना आए। लेकिन आप ट्रीटमेंट जरूर कराइए और ईएनटी डॉक्टर को दिखाइए। जी डॉक्टर सारिका, जो लोग तंबाकू, धूम्रपान और पान मसाला का जो सेवन करते हैं, तो इन लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो ईएनटी की फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, तंबाकू और पान पराग और पान मसाला में 85% पैक वार्निंग है इंडिया में। मतलब जो पूरा पैकेट होता है उससे 85% एरिया में इतना बड़ा बड़ा लिखा रहता है कैंसर रोग का ये रिस्क है, और सभी को पता है। लेकिन फिर भी लोग स्मोक भी करते हैं और तंबाकू या पान पराग। और आजकल एक जो नया चीज आ गया है, ये बोलने के लिए वो कहते हैं कि सुपारी है या केसर है, बट वो होता टोबैको रिलेटेड है। और हम उसकी वजह से हर दिन हम ओरल कैंसर देख रहे हैं। इंडिया में ओरल कैंसर बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, कि बाकी पूरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, क्योंकि यहाँ लोगों को आदत है खैनी, तंबाकू, गुटखा सब चीज खाने की, जिसकी वजह से कुछ प्री कैंसरस बीमारियां होती हैं, जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। जब जो ओरल कैविटी की पूरी स्किन है वो सिकुड़ जाती है, सफेद रंग की हो जाती है और धीरे धीरे माउथ ओपनिंग कम हो जाता है। उसके अलावा एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, मेलेनोप्लेकिया होता है, जिसमें स्किन का कलर बदल जाता है। उसके बाद अल्सर्स होते हैं, छाले होते हैं जो इंजुरेटेड होते हैं, जो कैंसर का ऑलरेडी कैंसर बन चुके हैं। और सिर्फ ओरल कैविटी मतलब मुंह के कैंसर नहीं होते, इसमें थ्रोट के कैंसर भी हो जाते हैं, जिसमें आवाज बदल जाती है। ईसोफेगस में हो सकते हैं, जो आप जो खाने की ट्यूब है जिसमें खाना खाने में दिक्कत आने लगती है। नेजल कैविटी के कैंसर हो सकते हैं। तो स्मोकिंग से हर प्रकार के कैंसर का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। और पान पराग, तंबाकू, खैनी खाने से आपके ओरल कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ये ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं या कई समय से ले रहे हैं, तो आप डी एडिक्शन के बारे में सोचिए, क्योंकि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके परिवार के लिए आप इकलौते बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार वालों को सारी जिंदगी उसका आपकी कमी महसूस रहेगी और बहुत दिक्कत में रहेंगे। तो ये सोचकर डेफिनेटली आप अगर छोड़ दें तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। रोहतक से बंटी जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका बंटी जी, अपना सवाल बताइए। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम 15-20 दिन से मेरे गले पे सूजन आई हुई है और मैंने दवाई वगैरह भी ले ली, लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा और गला भी रुका रुका सा। खाना खाने में दिक्कत हो रही है? हाँ, खाना खाने में भी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो फिर डेफिनेटली आपको दिखाना चाहिए ईएनटी डॉक्टर को। गले के अंदर सोजिश है या इन्फेक्शन है या किसी प्रकार का ग्रोथ है, ये तो देखने से ही पता चलेगा। फोन पे तो बहुत मुश्किल है इसका इलाज करना। आप डॉक्टर के पास जाइए, ईएनटी के डॉक्टर के पास। करनाल में तो बहुत सारे ईएनटी हैं, सीनियर लोग हैं। आप एक बार दिखाइए और आई एम श्योर आपका इलाज हो जाएगा। अगर मेडिसिन से आराम नहीं आएगा तो वो एक एंडोस्कोपी करके देखेंगे। अपर एंड ये थ्रोट की एंडोस्कोपी होती है, लेरिंगोस्कोपी कहते हैं। और अगर जरूरत पड़ेगी तो पेट की एंडोस्कोपी करेंगे कि अगर गले से जो पेट में ट्यूब जा रही है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। पर डेफिनेटली आपको दिखाना जरूर चाहिए। डॉक्टर सारिका, हम देखते हैं कि घरेलू उपाय हम करते हैं जब बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो या फिर कोल्ड हम फील करते हैं। अदरक ले लेते हैं, कुछ लोग तुलसी ले लेते हैं, गर्म पानी का सेवन डॉक्टर्स बताते हैं। तो कितना कारगर रहता है? और अगर मतलब एलर्जी हो ही गई है तो एंटीबायोटिक्स कितने ज़्यादा मेजर रोल जो है वो प्ले करते हैं?
देखिए, दो चीजें आपने बोली। एक तो घरेलू नुस्खे, उसके लिए तो आप अगर अपनी मम्मी या दादी से पूछेंगे तो बेटर रहेगा। डॉक्टर उन सब के बारे में जानकारी कम रखती हूँ। जी। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल कहा कि अगर एलर्जी हो जाती है तो एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है, एलर्जी में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है ही नहीं। जी। कई लोग हैं मेरे पास बोलते हैं कि हमें एलर्जी हो गई तो हमने अमोक्सिसिलिन ले लिया या हमने कोई कोर्स करा। एंटीबायोटिक्स हैव नो रोल इन एलर्जी, उसमें कोई इसका काम नहीं होता, तो कृपया ना लें, क्योंकि इसका आपको फायदा नहीं होगा, नुकसान डेफिनेटली होगा। अगर आपको एलर्जी है तो एंटी एलर्जिक्स आर द मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट, जो टैबलेट के फॉर्म में होते हैं, और इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेजल स्प्रे आते हैं जो हम लोग देते हैं एलर्जी के लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए। अगर थोड़े दिन में दवाई लेके आराम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये दिक्कत बार बार होती है तो फिर एलर्जी टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट होता है और स्किन प्रिक टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट जो है थोड़ा कुछ कम एक्यूरेट होता है, 50 से 60% एक्यूरेट होता है। और जिस सेंटर में स्किन प्रिक टेस्ट अवेलेबल है, अगर आपके शहर में अवेलेबल है, तो डेफिनेटली स्किन प्रिक टेस्ट कराइए। WHO रिकमेंड करता है, स्किन प्रिक टेस्टिंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग। आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है कि किस चीज से एलर्जी है। अगर खाने की एलर्जी हो तो उसको हम आपको बता देते हैं क्या क्या चीज अवॉइड करनी है, और अगर कोई हवा की चीज से एलर्जी हो तो अवॉइडेंस अगर काम ना करे तो उसके वैक्सीन बनते हैं ताकि आपकी एलर्जी जड़ से खत्म हो जाए। एलर्जी के साथ आपको जीने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने कॉमनली देखा है डॉक्टर सारिका कि गले में दर्द होता है, लोग केमिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी 3 दिन का कोर्स करना पड़ेगा या 5 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, आपको अब एंटीबायोटिक ले लीजिए, ये कॉम्बिनेशन है, ये खा लीजिए और ठीक हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमें लगता भी है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए ठीक हो भी जाते हैं। तो जी, ये जो सेल्फ मेडिकेशन या जो केमिस्ट के हाथ से हम दवाई लेते हैं ना, वो आप बहुत बड़ी समस्या है। आप देखेंगे कि यूके में या यूएस में कहीं भी ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स नहीं मिलते हैं। जी बिल्कुल। ये इंडिया की बहुत खास बात है। दूसरी चीज, केमिस्ट जो फॉरेन कंट्रीज में है जो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते, वो सारे बी फार्म होते हैं। और हमारे यहाँ बी फार्म की डिग्री तो चिपकी रहती है, लेकिन कोई भी केमिस्ट जो है बी फार्म नहीं होता है। मतलब आई थिंक अगर 100 शॉप्स में देखें तो हार्डली 5% ऐसे होंगे जिसमें बी फार्म है। ज्यादातर वो डिग्री की चिपकी रहेगी किसी की, लेकिन वो बी फार्म डिग्री होल्डर नहीं होते। बिल्कुल। तो डॉक्टर्स ही सिर्फ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो ये सेल्फ मेडिकेशन होता है, तो ये इसकी वजह से एंटीबायोटिक अब्यूज और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा फैल रही है। डॉक्टर्स, हम IMA की तरफ से भी लगातार लोगों को बताते रहते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। एंटीबायोटिक की एक रिक्वायरमेंट होती है कि कब कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाए। मेरे पास, मैं ENT डॉक्टर हूँ और मेरे पास ही लोग अमोक्सिसिलिन और क्लेविलोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन खा के आते हैं, तो मुझे फिर हमेशा नेक्स्ट लेवल एंटीबायोटिक पे जाना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको फिर दवाई की जरूरत है तो वो असर नहीं करती। दूसरा, एंटीबायोटिक की आप बात कर रही हैं, तो कई बार होता है पेशेंट बोलता है पिछली बार आपका प्रिस्क्रिप्शन था, मैंने दोबारा खा लिया। तो सभी पेशेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक एंटीबायोटिक लगातार दूसरी बार ना खाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि ये असर नहीं करेगा। एंटीबायोटिक क्या होता है, जब दवाई हम देते हैं तो 95% जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं एक कोर्स एंटीबायोटिक के बाद। कुछ % रह जाते हैं, वो रेजिस्टेंट होते हैं। जब आप 1-1.5 महीने में दोबारा वही एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो आपको बिल्कुल फायदा नहीं करते, लेकिन वो आपकी बॉडी को कमजोर कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है अपने आप से नहीं लेना है। और आप पुराना पर्ची देख के एंटीबायोटिक ना लें। आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं, लेकिन स्टीरॉइड और एंटीबायोटिक, ये मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगी कि ये ओवर द काउंटर जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना लेते हैं वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है। बिल्कुल, एंटीबायोटिक्स लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस की हम बात करें तो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं कुछ एक जो जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा आजकल जो बीमारियां हैं उसमें उलझे हुए रहते हैं। तो लाइफस्टाइल में किस तरह से चेंजेस करने चाहिए कि ENT की प्रॉब्लम से हम अपने आप को बचा सकें? देखिए, आप आजकल क्या कह रहे हैं कि lot of diseases, almost 40 to 50% of the deaths are happening because of metabolic diseases या lifestyle diseases. Lifestyle diseases क्या होती हैं? Diabetes, hypertension, heart attacks, heart diseases, strokes and mental diseases including depression, anxiety and phobias. तो ये सारी जो है lifestyle disorders हैं। ये क्या होता है कि हम लोग
What I usually tell my patients is 3 चीजें, when you have to eat, you sleep, you breathe, you must also always exercise. So कम से कम 6 days a week आपको 1 to 1.5 hours एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कुछ नहीं तो 45 minutes ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज इज कंपल्सरी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. बच्चों को खासकर रिक्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स से कि नीचे जरूर भेजें, आउटडोर एक्टिविटी 1 से 1.5 घंटा जरूर करें. कोविड का टाइम 2 साल हो गए हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल सबका डिस्टर्ब हो गया है. जो डायबिटिक पेशेंट जिनको सैर करने की सबसे ज्यादा जरूरत है वो सैर नहीं कर पा रहे. पोल्यूशन की वजह से हार्ट पेशेंट जो हैं वो सैर नहीं कर पा रहे. तो ये जो ऑलरेडी अंडरलाइंग डिजीज है उसको वर्स कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एक्सरसाइज रेगुलरली करें, मेंटल एक्टिविटीज रेगुलरली करें, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें. मोबाइल फोन आप देखें जरूर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जितना भी फ्री टाइम है आप अपने मोबाइल फोन पर रहें. आप अपना रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी करिए कि हाँ मैं आधा घंटा देख लूंगा, उसके बाद 2 घंटे नहीं देखूंगा, वरना उसकी डोपामिन एडिक्शन भी हो जाती है, खासकर बच्चों में. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि मॉनिटर करें बच्चे क्या देखते हैं, कितनी देर मोबाइल फोन पे बैठते हैं, कितनी देर लैपटॉप पे बैठते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी लर्निंग एबिलिटीज पे फर्क आने लगा है. जी, कैथल से कांता जी ने हमें कॉल किया है. स्वागत है कांता जी आपका, अपने सवाल बताइए. हाँ जी, कैथल ने करनाल से बोल रही हूँ. जी बताइए कांता जी, अपना सवाल बताइए. मेरे को ना शरीर में ना पेट पे ज्यादा और पीछे यहाँ बॉडी, पेट से नीचे ये सारे ना मेरे को ना खारिश बहुत ज्यादा होती है, एलर्जी, और दांत से बन जाते, कभी दांत बन जाते, कभी दांत से बन जाते हैं, बहुत तेज होती है, कई बार होती है. तो आपकी एज जानना चाहूंगी. एज मेरी 60. जी, अगर आपको दाग हो रहे हैं, दाग तो फंगल इन्फेक्शन होता है, इसका तो ट्रीटमेंट एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक देके और एंटी फंगल ऑइंटमेंट देके हो सकता है. आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, वो आपको दवाई देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी. ये तो कोई एलर्जी भी नहीं है, ये तो दाग तो इन्फेक्शन है, ये तो बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है. दवाई तो ली है, बहुत की है, देसी अंग्रेजी, आराम नहीं आ रहा. किसी और स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के दे बताइए, मैं फोन पे आपका इलाज नहीं कर पाऊंगी. जी, झज्जर से विक्रम जी ने हमें कॉल किया है. स्वागत है विक्रम जी आपका, अपना सवाल बताइए. नमस्कार मैम. जी नमस्कार मैम, मेरा डॉक्टर सा सवाल था, मुझे 1 सप्ताह से ना गले में खराश सी हो रही है और खांसी भी हो रही है. बुखार भी है? नहीं, बुखार नहीं है, खांसी हो रही है और खराश है. किसी पेशेंट के संपर्क में आए हैं आप? नहीं, ऐसे तो मैं सोशल डिस्टेंस बना के रखता हूँ. मास्क लगा के रखते हैं? जी जी. अच्छी बात है. एक एंटी एलर्जिक और डिकंजेस्टेंट ले लीजिए, सिनरेस या सॉल्विन कोल्ड, सुबह शाम ले लें 5 दिन के लिए, और उससे अगर आराम नहीं आता है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर को फोन पे संपर्क कर लीजिए. तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कि किस तरह से लोग अपने आप से मेडिकेशन करते हैं. सेल्फ मेडिकेशन को लेकर आपने बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं. तो डॉक्टर साहब इस कोविड काल में अब किस तरह से आप एक लास्ट मैसेज जो है वो हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी, क्योंकि कोविड में देख रहे हैं कि हर कोई ईएनटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और जरा सी भी ईएनटी की प्रॉब्लम होती है तो हर कोई बहुत ज़्यादा सचेत हो जाता है कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं है, कि मैं कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गया हूँ. तो इस तरह के हालात में किस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए, और अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगी? 2 चीजें कहना चाहूंगी जो हम पिछले 2 साल से कह रहे हैं. मास्क जो है आपकी जान बचा सकते हैं, तो नाक और मुंह ढककर मास्क पहनिए जब भी बाहर निकले. कभी यहाँ नाक पे लटका हुआ, कभी ठोड़ी पे लटका हुआ मत रखिए, प्रॉपरली पहनिए. मास्क अगर आप अच्छे से पहनेंगे तो 95 to 97% चांस है, अगर आप संक्रमित पेशेंट के सामने भी आएंगे तो आपको इन्फेक्शन घर पे नहीं कैरी करेंगे. दूसरी चीज, वैक्सीन आर वर्किंग, वैक्सीन से जान बच रही है. इस बार हमें दिख रहा है कि 2 वैक्सीन, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लग चुके हैं, इसलिए डिजीज जो है माइल्ड है और लोगों को बीमार नहीं कर रही है. आगे भी हमें नहीं पता कितनी और वेव्स आएंगी, तो अपने फैमिली में हर किसी को डबल वैक्सीनेट जरूर कराइए. ये मत सोचिए कि कोविड खत्म हो गया, अभी तीसरी लहर आ गई है. भगवान ने चाहा तो ये आखिरी लहर होगी, लेकिन वी ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड. और जब आपके बूस्टर का टाइम आएगा तो बूस्टर डोज जरूर लगाइए. मैं 3 डोज लगवा चुकी हूँ वैक्सीन के. भगवान की दया से 2 साल में मेरे को कोविड नहीं हुआ, जबकि मैं पूरा टाइम कोविड के मरीज देखती रही हूँ. तो आप सब, जैसे मैं बच्चों को भी वैक्सीन शुरू किया है, तो जरूर जैसे आपको मौका लगे बच्चों को भी वैक्सीनेट कराइए. वैक्सीन आर वर्किंग और इसका हमें कोई संदेह नहीं है.
आपकी वो जान बचा रहे हैं। तो सब आप मास्क सही से पहने, वैक्सीन सही से लगाएं, और अगर बीमारी हो तो तुरंत इलाज करवाइए टेलीफोन पे, ताकि बीमारी फैले भी नहीं और आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर सारिका वर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही अच्छे सुझाव हमारे दर्शकों को दिए। हमारे से जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना का सबसे ज़्यादा असर नाक, कान और गले पर ही पड़ता है, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करें और ईएनटी की समस्याओं से दूर रहें। तो आज आपका डॉक्टर में मेरे साथ बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।